हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आ रहे हैं स्टोरी, जो कि थोड़ी सी लेंदी लगती है बच्चों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत एडवेंचरस स्टोरी है कि आई गेस सबने लाइफ ऑफ पाई देखी होगी। आई होप सो। नहीं देखी तो फटाफट जाके देखो। इंग्लिश में देखना, हिंदी में नहीं देखना, सब टाइटल्स देखना, सो दैट कहीं कहीं डाउट जिसको लगता है कि उसको इंग्लिश नहीं आती है सही से, कंस्ट्रक्शन में दिक्कत होती है, वो अच्छे से कर पाएगा। तो जैसे लाइफ ऑफ पाई में है ना कि जैसे हम शिप्स पे जाते हैं, बोट पे जाते हैं, बहुत लोगों को फियर होता है ऑफ वाटर। बहुत लोगों को एडवेंचरस लगता है कि यार शिप पे गए, क्रूज पे गए, कहीं पे गए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि पानी बहुत आ गया। एज इन पानी कैसे आ गया, एज इन की थंडर स्ट्रॉम हो गए, बहुत भयंकर वाला, वेव्स उठ गई हैं, वो आ रही हैं शिप के अंदर, क्रूज के अंदर आ रही हैं, बोट के अंदर आ रही हैं, जिससे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, एंड उसके बाद डेथ हो जाएगी। तो मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि ऐसा होता है, बट एवरी टाइम इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। सो ये चीज़ एडवेंचरस बहुत ज़्यादा थी इनके। अगर मैं पर्सपेक्टिव में बात करूँ कि ये पूरी एक फैमिली गई थी एक सवारी पे, जो कि था इनका एक नॉर्मल बोट, उस पे बोट पे गई थी ये। एंड उसके साथ साथ जैसे ये गए, बहुत टाइम के लिए ये मतलब क्रूज कर रहे थे, मतलब जा रहे थे या फिर बोट पे थे, बहुत टाइम के लिए इनका सफ़र रहा। एंड उसके अंदर इन लोगों को बहुत ज़्यादा एडवेंचर देखने को मिला। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि दे ऑलमोस्ट डाइड। कुछ चीज़ें, ऑफकोर्स ही बात है, जब पानी आता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे या फिर कुछ भी ऐसा पानी आता है, तो कभी कभी चीज़ें डैमेज हो जाती है, एंड ड्यू टू विच बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आने की चांसेस हो जाते हैं। सो वही इनके साथ भी हुआ कि जब एक पानी पे इंसान होता है, देर इज़ नो मीन्स ऑफ सर्वाइवल। आपको ऐसा नहीं है कि आप रिपेयर कर पाओगे उस चीज़ को, कि वो बस स्कूटी पे गए और फटाफट उस चीज़ को रिपेयर करके लेके आ गए। वहाँ पे कुछ नहीं है, देर इज़ अ डेड एंड टू एवरीथिंग। पानी ही पानी, दूर दूर तक पानी ही पानी, नो अदर लाइफ। मतलब अगर हम कार पे जा रहे हैं तो आजू बाजू की कार, स्कूटी, ट्रक्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ मूव कर रही होती है। बट अगर आप वाटर जर्नी पे जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ 4-5 शिप भी चल रही होंगी। सो ये एक्सपीरियंस बहुत अलग एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए। उनको कैसे उन लोगों ने सोचा कि हम हाँ सर्वाइव भी कर पाएंगे, क्या उनके अंदर एकदम से ज़ील आ गई, हिम्मत आ गई कि वो सर्वाइव कर पाए, वो सारे के सारी चीज़ें एडवेंचर ऑलमोस्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट मौत को छू के आना। दैट इज़ द वर्ड दैट आई वॉज रिमेम्बरिंग, कि मौत को छू के आना कैसा होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है, वो ये एक्सपीरियंस करके वापस आए। इनके साथ क्या क्या हुआ, तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम फर्दर एंड लेट्स जस्ट डाइव इनटू द चैप्टर। सो ये थोड़ा लेंदी चैप्टर हर बच्चे को लगता है कि बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी। इस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ यहाँ पे डेट्स का भी रहता है इंपॉर्टेंस, कि कौन से डेट पे कब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो भी थोड़ा सा याद करना है। कौन कौन था, कौन कौन कब आया इस जर्नी के ऊपर, उस टाइम पे क्या हुआ, कितने टाइम का था, वो सारी की सारी चीज़ें प्लीज़ याद करना। एंड आई विल बी देयर विद यू पूरे चैप्टर के अंदर। तो लेट्स जस्ट डाइव इट। The narrator describes a particular part of his journey in the southern Indian Ocean. He is chronological in his approach towards the narration. Chronological in his approach means कि वो सारी की सारी चीज़ें step by step बता रहे थे कि ये पहले हुआ, फिर ये दूसरे में हुआ, फिर ये तीसरे फेज में हुआ, like that. सो वो मूव ऐसे ही करते हैं क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में। ही एंड हिज वाइफ मैरी, तो मैरी उनकी क्या थी, वाइफ थी। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका आ चुका है इंसान जिसके बारे में उन्होंने बताया, दैट इज मैरी। एंड देयर 2 चिल्ड्रन, जॉनथन एंड सूजन। तो उनके 2 बच्चे थे जिनके साथ उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी, दैट इज जॉनथन एंड सूजन, हु वर 6 and 7 years old. तो कितनी थी उनकी एज, 6 and 7 years old. Started their journey from Plymouth and with an estimate journey of 3 years in July 1997. तो कब से उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी, कहाँ से करी थी, प्लाईमाउथ से करी थी। एस्टिमेटेड जर्नी क्या थी उनकी, 3 साल के लिए। बहुत होता है, बहुत लोग सबैटिकल लेते हैं, सबैटिकल एज इन की मेरे को 1 साल की छुट्टी चाहिए एंड आई नीड टू क्लियर माई हेड, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस थिंग। आप जॉब पे होते हो, यू जस्ट टेक 1 year ऑफ लीव, तो वो चीज़ें होती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा मैं इस टाइम पे यहाँ जाऊँगा, पूरा वर्ल्ड घूमूंगा, पूरी चीज़ें करूँगा। तो ऐसे उनकी भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिन्होंने सोचा कि अब मैं इतने सालों के लिए घूमूंगा ऑन वाटर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर 1,05,000 kilometers लॉन्ग
जर्नी वेंट स्मूथली अंटिल दे रीच केप टाउन। तो केप टाउन तक उनकी जर्नी क्या थी, स्मूथ चली टिल दे रीच केप टाउन। फ्रॉम देयर दे हायर 2 crewmen, लैरी एंड हर्ब। तो 2 crewmen उन्होंने हायर करे, कहाँ से करे, केप टाउन जैसे वो पहुंचे, क्या था, लैरी एंड हर्ब, टू हेल्प देम टैकल द रफ सी ऑफ द सदर्न इंडियन ओशन। तो पहले तो ये 4 लोग थे, जो कि था आपका ऑथर, देन आपके उनकी जो वाइफ थी वो, देन जॉनथन एंड सूजन। तो ये 4 लोग पहले बोट पे थे। देन जब वो केप टाउन पहुंचे तो उन्होंने 2 लोगों को भी हायर कर लिया, जो कि उनका नाम था लैरी एंड हर्ब। वो क्रूमैन थे जो कि उनको हेल्प कर पाएंगे इन एनी टफ सिचुएशन जो कि आती है उनको। इंडियन ओशन ऑफ कोर्स इट बहुत बड़ा समुद्र है, एंड वहाँ पे हाई टाइड, लो टाइड, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती है। सो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि उन्होंने सोचा कि दिमाग से कि अभी हमें टाइम आ चुका है कि हम ये लोगों को हायर करें, 2 लोगों को हायर करते हैं, लैरी और उसको, जिससे हमारी हेल्प हो जाए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ तक आई होप से समझ आ गया कौन कौन था, क्या क्या था, कब वो चले थे, कहाँ पे वो पहुंचे थे, उन्होंने कब क्रू मेंबर को लिया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकंड पार्ट में यहाँ बताया जा रहा है एज दे सेल्ड आउट ऑफ केप टाउन। अब जैसे वो केप टाउन से सेल करते हैं, दे स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस गेल्स व्हिच ब्लू कॉन्स्टेंटली फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। The narrator was not bothered as much but about the gales as he was about the waves। तो गेल्स मतलब बहुत ताज़ी हवा, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा आ रही है। मतलब ऑफकोर्स जब आप एक बोट पे होते हो, आप लाइव एक्सपीरियंस करते हो व्हेन यू आर सेलिंग, तो बहुत चीज़ें होती हैं कि उड़ उड़ के जाना, ये मतलब एज एन की वेव ऐसे चल रही है, वो ऐसे, और जैसे वेव चल रही है वैसे आपकी बोट भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रही है। तो द अमाउंट ऑफ विंड जो कि आती है और वो ऊपर नीचे आपके बोट को लेके जा रही है, उसमें आपको डर भी लगता है कि यार ये पलट ना जाए या फिर ये पानी ना आ जाए इसके अंदर से हम डूब ना जाए, बिकॉज जैसे पानी आएगा वेट के ऊपर, देन इट विल सिंक। ऐसा ना हो कि किसी पत्थर पे जाके लग जाए या कुछ ऐसी चीज हो जो जैसे टाइटैनिक में हुआ था, वैसी चीजें ना हो। तो वही सेम चीज यहाँ पे आ रहा था। उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा था विंड एनर्जी या इन सबसे, बट उसको लग रहा था कि वेव से उसको ना हो कि जैसी वेव आएगी भयंकर वाली ऊपर आ जाए। मतलब तुम लोगों ने रील्स में यूट्यूब में कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि कैसे बोट मतलब जाती है पानी के अंदर, क्या क्या चीजें होती है व्हेन यू आर सेलिंग। तो वही चीज उसको हल्का सा डर लगना स्टार्ट हुआ अभी। तो यहाँ पे आता है ही फाउंड देम टू बी अलार्मिंगली हाई। तो उसको लगा था कि जितनी ये जोर से वेव आ रही है ना, अब कुछ ना कुछ होने वाला है, लेट्स बी प्रिपेयर्ड। तो उसको अलार्मिंगली बहुत ज्यादा एकदम से लगा कि यार अब अलार्म नहीं होता कि नाउ लेट्स गेट अप, आपका आ गया अलार्म बज चुका है। इसको लगा कि नाउ इज द अलार्मिंग हाई अलर्ट, अब फटाफट उठ जाओ, कुछ ना काम करना है। ऑलमोस्ट एज हाई एज देयर मेन मास्ट। By December 25th, they were 3,500 kilometers east of Cape Town। तो 25th तक मतलब बाय क्रिसमस अगर हम बात करें तो वो 3000 किलोमीटर्स आगे चले गए थे केप टाउन से। डिस्पाइट ऑफ द रफ वेदर दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद जॉय एंड पोम। तो वो उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया कि चलो ठीक है, ऊंची अभी उन्होंने ऐसा कुछ एनकाउंटर नहीं करा, इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडवेंचर कि अभी तो बस हाई वेव्स आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ें हुई, उनको हल्का हल्का कहीं ना कहीं डर लग रहा था, बट नॉट दैट मच डर बिकॉज सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अभी तक उन्होंने कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस अच्छे से 25th को विद ऑल जॉय एंड एंथुजियाज्म उन्होंने सेलिब्रेट किया। The rough weather continued till New Year and resistant change further on। तो ये जो रफ वेदर था वो चलता रहा, मतलब अप्स एंड डाउन जितने भी सारी की सारी चीज़ें चल रही थी, वेव का ऊपर नीचे आना, ये सारा आपका न्यू ईयर तक चलता रहा। एंड उसके बाद चेंजेस आपके वेदर के अंदर आना शुरू हो गए। तो दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस अच्छे से। उन्होंने 3005 किलोमीटर्स केप टाउन से ईस्ट में वो आगे बढ़ते रहे क्रिसमस सेलिब्रेट किया, और क्रिसमस से लेके न्यू ईयर्स तक आपका वेदर ऐसे ही रहा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक चीज़ें तुम लोगों को क्लियर हो। नहीं होती हैं तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द थर्ड फेज। ऑन द इवनिंग ऑफ 2nd January देयर केम एन अनोनिमस, सॉरी 1 सेकेंड, वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। या देयर केम एन ऑमनियस साइलेंस। ऑमनियस साइलेंस एकदम से
शांत हो जाना, सारी की सारी चीज़ें, ऑमनियस साइलेंस, सब शांत, हल्की सी जो नहीं होता कि क्या कहते हैं हम, तूफान से पहले का शांति, वो तूफान से पहले की शांति ये थी. With no wind and a big roar, what sounded like thunder turned to be a big wave that wreaked havoc on the ship. तो हल्की सी शांति हुई कि चलो ठीक है, शांति हुई, कुछ नहीं हो रही, कुछ वेव नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बट एकदम से शिव वेदर टर्न. तो थंडर स्टॉर्म होने, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत गलत हो गई और वो उनको एकदम झटका लग गया कि ये क्या हुआ. तो यहाँ पे यही उन्होंने चीज़ सिंपल वे में बताई है कि पहले साइलेंस हुआ, देन एकदम से थंडर स्टॉर्म हुआ, एंड वहाँ पे अब क्या हुआ. द नरेटर वॉज वुंडेड इन द प्रोसेस एंड सो वॉज सूजन. तो यहाँ पे इस स्टेज पे क्या हुआ कि जो नरेटर था उसको लग गई चोट और सूजन को भी लग गई. ऑफकोर्स सी बात है, जब आप एकदम से वेव आ रही है, आप ऐसे मतलब बोट आपकी ऐसे जा रही है, जैसे ऊपर जाएगी तो आपकी बॉडी भी पीछे की तरफ आएगी, तो जैसे पीछे आएगी तो उसको कुछ किसी ना किसी चीज से आप लग सकते हो, आप इधर से उधर जा सकते हो, मतलब जस्ट इन स्पैन आप फटाफट गिर भी सकते हो, उठ भी सकते हो पानी के सहारे, फिर वापस भी ऐसे आ सकते हो. तो योर बॉडी कैन मूव अलॉन्ग विद द बोट मूवमेंट. तो वही सेम चीज हुई, जैसे उनको लगी, सूजन को भी लगी और उनके नरेटर मतलब ऑथर को भी लगी. As the ship was about to capsize, another wave hurled her upward. मतलब जैसी वो थोड़ी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आती, वैसे ही वापस से एक और वेव आई, उसने वापस से पंच किया और वैसे ही वो वापस से गिर गए. तो यहाँ पे वही सेम चीज, लाइक एन इंसिडेंट जैसा होता है कि नहीं हो पा रहा, हम उठ भी नहीं पा रहे, हम किसी के पीछे हैं. टाइटैनिक तो देखी होगी सबने, तो वही सेम चीज यहाँ पे हुई थी कि जब वो टूट रहा है, लोग भाग रहे हैं ऊपर, बट व्हेन इट ब्रोक तो सारे के सारे लोग पीछे चले गए, गिर गए. तो यहाँ पे उन्होंने उसी चीज का मतलब निकाला है. तो द ऑथर asked his wife to handle the wheel while he went to fix the damaged starboard to prevent water from entering the ship. तो बहुत इक्विपमेंट्स होते हैं एक शिप के अंदर, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम हैंडल करो इस व्हील को, मतलब व्हील एज एन एक होता है डायरेक्शन, जैसे हम अपनी गाड़ी चलाते हैं और स्कूटी चलाते हैं तो राइट लेफ्ट लेते हैं डायरेक्शन के लिए, ऐसी बोट के अंदर भी होता है राइट लेफ्ट लेने के लिए. ठीक है, यहाँ तक आप समझ आए हो. स्टार बोट वाटर वाला क्या होता है क्राइटेरिया, कि वह हम जब बोट पे होते हैं तो हमें एक पंपर होता है, या हम कह सकते हैं जो पानी बाहर निकालता है अपने बोट के अंदर से. तो जब वो बोट के अंदर से पानी बाहर निकालेगा तो आपकी बोट में वेट हो जाएगा पानी से, और चांसेस होते हैं कि वो सिंक भी हो जाए. ठीक है, तो उस पानी को बाहर निकालना जिससे गीले कपड़े ना हो हमारे, हम बैठ पाए, या खराब चीजें ना हो, सिंक ना हो, बहुत क्राइटेरियाज होते हैं. तो पानी को इवेंचुअली आपको बाहर निकालना है बोट से. जब आप बोट से बाहर निकालोगे तो उस मशीन को हम स्टार बोट या फिर हम पंपिंग की मशीन बोल देते हैं, पंपिंग मशीन बोल देते हैं. वो सारी की सारी चीजें, क्या अब पानी आएगा तो ऑफकोर्स सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो खराब होगा ही होगा. तो यहाँ पे वो जाते हैं, वो देखते हैं कि पानी तो निकाल ही नहीं पा रहा बोट से, तो वो जाते हैं उसको फिक्स करने जाते हैं. This problem was accompanied by other issue like blocked hand pumps and a short circuit in the electric pump. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, हमारी स्टार बोट नहीं चल रही है, हमारा हैंड पंप जो है वो बेकार हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया कि कोई चीज ही नहीं, इलेक्ट्रिक पंप नहीं चल पा रहा, तो बहुत चीजें ले गई थी. तो एक अब सपोजिटली बता रही हूँ, अब हाई वोल्टेज होती है, ठीक है, आपके घर में हाई वोल्टेज है और आपका एसी बंद या टीवी बंद हो गया और वो खराब हो गया, तो एक शॉर्ट सर्किट से आपका एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया. ऐसे यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ, आपका स्टार बोर्ड खत्म हो गया, आपका हैंड पंप खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पंप, ये सारी चीजें डैमेज हो गई थी. The narrator and his crew spent the whole night pumping, steering and working on the radio issues to mayday calls. mayday calls क्या होती हैं, मतलब यहाँ पे मैं समझाती हूँ. The narrator and his crew, जो उसके क्रू मेंबर थे 2 और नरेटर काम पे लग जाते हैं कि भाई हम फटाफट देखते हैं कि कैसी कैसी चीज़ें ठीक हो सकती है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है और हम उसको ठीक करने लगते हैं. तो यहाँ पे वो पंपिंग कर रहे हैं. आप पंपिंग कैसे कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा, चाहे आप बाल्टी लो और फिर पानी डालो, तो वही पंपिंग वो करे जा रहे थे, कुछ ना कुछ करके आपको पानी ही बाहर निकालना है बोट से, तो दिस वाज द प्रायोरिटी, तो वो कर रहे थे. वर्किंग ऑन द रेडियो इशू टू मेडे कॉल्स. अब ऑफकोर्स ये बात है, जब हम प्लेन्स में होते तब आपने देखा होगा कहीं ना कहीं मूवीज में कि देयर इज अ, जब आप लैंड करते हो तो आपको उस एयरपोर्ट वाले एरिया पे जो भी अथॉरिटी होती है उसको आपको कॉल करना पड़ता है दैट वी आर लैंडिंग, सो दैट इफ देयर इज एनी प्लेन जो टेक ऑफ कर रहा है, लैंड कर रहा है, वो अलर्ट हो जाए कि पहले हम जा रहे हैं या दूसरे नंबर पे हमें जाना है, सो दैट यहाँ पे क्लैश ना हो. ठीक है,
अब ऐसे ही क्या होता है कि व्हेन यू नीड इमरजेंसी यू नीड टू मेक कॉल्स कि भाई कोई आसपास बोट है तो हमें हेल्प चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो रेडियो भी ख़राब हो चुका था वहाँ पे। तो उसके लिए आपको मीडिया कॉल्स लगाने की ज़रूरत होती है कि इफ़ देर इज़ एनी, हम कहाँ जाए यहाँ से, यहाँ कुछ है, यहाँ पे हेल्प की है, कोई शिप निकला है, कोई क्रूज़ निकला है, कुछ ना कुछ है, तो वो आपको कॉल्स लगानी होती है। तो वही वो फिक्स कर रहे थे रेडियो, उस टाइम पे वो भी नहीं चल रहा था। सूजन्स इंजरी ऑन हर हेड हैड वर्सन, तो ऑफकोर्स पता है कहीं पैर पे लग गई, कहीं कुछ लग रही, तो सूजन को माथे पे लग गई थी, हेड पे लग गई थी, फोरहेड पे लग गई थी, तो शी वॉज ब्लीडिंग। एंड अब जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, सर्वाइवल किट नहीं होगी, या फिर आपका जो सी वाटर होता है वो आपकी मून पे लगेगा, पानी लगेगा तो वो और जलेगा, तो वो नमक का पानी होता है, वो और लगेगा, वो और दर्द होगा, एंड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सेम थिंग वॉज हैपनिंग हेयर ऑल्सो, कि यहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा आनी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी कि कोई भी चीज़ सही से काम नहीं कर रही थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द वाटर लेवल इन द शिप वॉज अंडर कंट्रोल, तो अब अगले दिन क्या होता है कि जो वाटर लेवल होता है वो यहाँ पे शिप में कंट्रोलेबल होता है। अब कंट्रोलेबल हुआ तो क्या क्या चीज़ें हुई, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी तो आएगी। The next morning, the water level in the ship was under control, and while looking for a leak below the water level, the narrator found the ship's main rib frame smash it to the keel. तो अब क्या होता है, जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग जाती है शिप पे भी, हल्की सी ऐसे लगता था कि जैसे तुम लोगों ने टाइटैनिक देखी होगी तो उसमें वो आइसबर्ग से टकरा गया था। शिप कहीं पे भी कुछ भी एक क्रैक आ गया, पानी घुसने के चांसेस बढ़ जाते थे, तो उन्होंने भी वो चीज़ देखी। नरेटर फाउंड इट्स मेन रिब फ्रेम स्मैश टू द कील. It was an evident that the ship would not hold together till Australia. तो अब जब उनको पता चला कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है, लग चुकी है, तो उनको लगा यार अब ये शिप ना अब हमारे को होल्ड ऑन नहीं कर सकती है, थोड़ी ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है, एंड ये जो हमने सोचा था कि इतने दूर तक हम जाएंगे, अब वो चीज़ नहीं है पॉसिबल, अब हमें लिमिटेड ही जाना पड़ेगा टिल ऑस्ट्रेलिया तक। उनको लगा कि हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही जा सकते हैं, कि ये बोट हमें ऑस्ट्रेलिया तक ही होल्ड ऑन कर सकती है। They decided to reach Isle of Amsterdam, a small island a few hundred kilometers to the east. तो उनके लिए 100 किलोमीटर ईस्ट का था। उन्होंने सोचा कि अब हम उस आइलैंड पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ रेस्क्यू हो पाएगा हमारे लिए। ऑन जनवरी 4, तो अब 4 आ गई, पहले 2 जनवरी को उन्होंने ये इंसिडेंट देखा था, 2 दिन हो चुके। आफ्टर 36 hours of pumping, the water level in the ship had come down to a few centimeters. तो अब इतने देर करने के बाद जो उनका पानी का लेवल था वो कम हो चुका था, नाउ थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी थी। Owing to the severely damaged condition of the ship, they hosted the storm jib instead of the main mast and headed towards the Iceland. तो यहाँ पे एज सच उन्होंने कुछ भयंकर कुछ नहीं बोला है, इट्स जस्ट कि मेन यहाँ पे चीज़ ये है कि उनको पता चला कि यहाँ पे लीक हो चुका है और हमारा जो शिप का मेन रिब है वो स्मैश हो चुका है कील से। उनको ये पता चल गया था यहाँ पे सेकंड पॉइंट कि हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड हमें यहाँ पे ये हमें ऑस्ट्रेलिया तक होल्ड ऑन नहीं कर पाएगी, ठीक है। थर्ड उनको पता चला कि अब यहाँ से पास है हमारा कुछ एक आइलैंड है जो है आइल एम्स्टरडैम, हम वहाँ पे रुक सकते हैं, जो कि 100 किलोमीटर अवे ही है। एंड 30 hours ऑफ पंपिंग से 4 जनवरी को 30 hours ऑफ पंपिंग हो चुके थे, बिकॉज वो इंसिडेंट 2 जनवरी को हुआ था। तो वाटर लेवल आपके शिप में थोड़ा कम हो चुका था, थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ी सी होप जागी, ठीक है। यहाँ तक ही इसमें पॉइंट है। Clouds started to form around again. अब क्या हुआ, clouds started to form around 4 PM in the evening again. वापस से ये सारी की सारी चीज़ें हो गई कि 4 तारीख को उनको पता चला कि 4 बजे शाम के वापस से बादल आ रहे हैं। A storm started within the next hour and continued for the next whole day. तो वापस से क्या हुआ कि एक storm आता है, वो start हो जाता है and वो पूरा अगले दिन तक चलता है। When the narrator went to comfort his children, Jonathan asked him if they were going to die. तो अब ऑफ कोर्स ये बात है, अब इतना ज़्यादा सिनेरियो बदल जाता है, किसी को चोट लगी होती है, पंप शिप टूट रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं चल रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इंजर्ड है लोग, उनका ऑपरेशन सही से नहीं हो पा रहा है, वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज सो मच ऑफ डैमेज दैट हैज हैपेंड। तो अब क्या होता है कि जो नरेटर होता है वो जाता है अपने बच्चों के पास, ऑफ कोर्स दे नीड सम कंफर्ट लेवल कि हम उनको समझाएं, बात करें उनसे, बिकॉज वो भी डरे हुए होंगे। तो नरेटर जाते हैं, उनसे बात करता है, कंफर्ट करता है। वो जॉनथन अपने बेटे को बोलता है कि बात करता है नरेशन में, एंड वो मतलब जॉनथन उससे पूछता है कि क्या हम मरने वाले हैं, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी सारी चीज़ें हो गई, मम्मी को लग गई है चोट, बोट टूट रही है, दे आर सीइंग एवरीथिंग।
तो वो ये चीज़ पूछता है, आर वी गोइंग टू डाई? द नरेटर assured him that they could make it through the storm. तो नरेटर ऑफ कोर्स वो फादर है, तो वो ये तो नहीं बोलेगा हाँ बेटा हम मरने वाला है, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो वो उसने बोला कि नहीं हम कर लेंगे, एंड हम ये जो तूफान आया है, तूफान थंडरस्टॉर्म जितने भी चीज़ें आई हैं, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट। टू दिस जोनाथन रिस्पॉन्डेड दैट दे वुड नॉट बी स्केयर्ड टू डाई अलोन। तो उनको लगा कि हम ऐसे अकेले नहीं मरने वाले, मतलब ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है, हमको अकेले नहीं मरने वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उसने नॉर्मली ये कॉन्वर्जेशन करी। दिस रिस्पॉन्ड रेंडर्ड द नरेटर स्पीचलेस। इट स्ट्रेंथन हिज रिजॉल्व टू सर्वाइव इन द फेस ऑफ नेचर्स कैलामिटी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है वापस से बताती हूँ। द नरेटर assured them that they could make it through. To this Jonathan responded that they would not be scared to die alone. तो उनको लगा, मतलब उसने बोला कि हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसे अकेले मरेंगे, हमको कोई डर नहीं लगता कि हम अकेले मरे, हमें कोई डर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उस चीज़ पे उसने रिस्पॉन्स दिया। दिस रिस्पॉन्स रेंडर्ड द नरेटर स्पीचलेस। ये सुनने के बाद वो एकदम स्पीचलेस हो चुका। इट स्ट्रेंथन हिज रिजॉल्व टू सर्वाइव इन द फेस ऑफ नेचर्स कैलामिटी। नॉर्मल से कॉन्वर्जेशन हुई उनके बीच में, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाती है 4th के बाद, अब आ जाती है 6th of January. द स्टॉर्म receded and the wind was at ease. तो अब थोड़ा सा कम हो चुका, स्टॉर्म चला गया था, विंड जो थी वो भी आपकी at ease थी. Narrator was working in the chart room trying to calculate the wind speed. तो there is a cabin जहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आप एनालाइज करते हो, मैप्स होते हैं, एवरीथिंग कि किस स्पीड पे जाना है, किस एरिया में किस स्पीड पे, कब कब क्या क्या चीज़ें, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन सही है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है, स्पीड, ड्रिफ्ट, करंट्स एक्सेट्रा, वो सारी की सारी होती हैं चार्ट रूम के अंदर. When his daughter Susan came up to him with a card she had made herself. तो वो आती है, उसके पास आती है उसकी बेटी, वो बात करती है उससे, एंड वो उसको देती है एक कार्ड जो उसने खुद बनाया हुआ होता है. She expressed her love for her parents in it. उसने कुछ शोकेस किया होता है जो कि बहुत लव से उसने बनाया हुआ होता है अपने माँ बाप के लिए. The narrator felt energetic on a new level to look for a survival strategy. तो उसमें अलग होता है कि वो उस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो एकदम बूस्टअप होता है, एनर्जी लेवल अलग हो जाती है उसकी, ऑफकोर्स देख के ये सारी चीज़ें. Around 2 p.m. he asked Larry to steer a course of 185 degrees, hoping they found the island and went for a nap in his bunking bed. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो डायरेक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी लेवल, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अराउंड 2 p.m. वो बोलता है लैरी को कि तुम इस पे इसी स्पीड पे तुम करो, इसी डायरेक्शन पे चलते रहो, इसी डायरेक्शन में रहो, इस स्पीड पे रहो, हमें कुछ टाइम बाद हमें वो आइलैंड मिल जाएगा. और वो ये बोल के थोड़ा सा नैप लेने चला जाता है सुकून की. हाँ, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड और हम बच ही जाएंगे. अब वो अपना पॉजिटिव माइंड करता है और उसको डायरेक्शन देता है, और कहीं ना कहीं उसको पता होता है बिकॉज ऑफ हर डॉटर ऑल्सो, उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंड आता है, उसको पता होता है कि अब हम मेक थ्रू कर लेंगे इस चीज़ से. एंड देन ही गोज टू स्लीप, मतलब कुछ नैप टाइम लेने के लिए. ही वॉज अवेकन एंड 6 p.m. तो 4 बजे ये सारी की सारी चीज़ें होती है, वो एक नैप लेता है छोटा सा, बाय सूजन हु वांटेड टू हग हिम. तो फटाफट वो नैप, मतलब वो उठता है एंड सूजन उसको उठाती है एंड बिकॉज उसको हग करना चाहती है. व्हेन ही आस्क्ड हर व्हाई शी वांटेड टू हग हिम, सूजन इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही हैड फाउंड द आइलैंड एंड वाज द वर्ल्ड्स बेस्ट डैडी एंड कैप्टन. तो वो उसको उठाती है कि डैडी प्लीज वेकअप वेकअप वेकअप, आई वांट टू हग यू. वो उसके फादर पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें हग करना है मेरे को. तो वो बताते हैं कि हमने वो आइलैंड देख लिया है, हम उस आइलैंड पे पहुंच चुके हैं, वी फाउंड द आइलैंड एंड यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट डैडी एंड द कैप्टन. कि आपने हमें बचाया है, यू डिड ऑल एफर्ट्स, यू हैव पुट ऑल योर एफर्ट्स, और सारी की सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं. दे and caught offshore for the land and were welcomed by the island inhabitants in the morning. तो वो आते हैं, पहुँचते हैं, जो भी यहाँ पे inhabitants होते हैं, जो लोग होते हैं वहाँ के basically, वो उनको welcome करते हैं morning में. As he stepped onto the island, he found himself grateful to Larry, Herbie, his wife, and his 2 children who were brave enough to face of the danger and were not afraid to die. तो यहाँ पे सेम चीज़ क्या बोली उन्होंने, जैसे ही वो पैर रखते हैं उस आइलैंड के ऊपर, ही रियलाइजेस कि ये चीज़ मैं अकेले नहीं कर पाता, या मेरे से अकेले नहीं होती, बिकॉज यू नीड स्ट्रेंथ इफ़ यू आर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पे यू हैव टू फेस ऑल दीज सिनेरियो.
तो शायद हम भी एज अ ह्यूमन बीइंग हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. वी नीड हेल्प, वी नीड इनकरेजमेंट, वी नीड कि समवन विल बूस्ट आवर मोरल. तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से उसको मिल रही थी. लैरी एंड हर्ब था वहाँ पे जो उनकी हेल्प कर रहे थे, असिस्टेंट थे, उसकी हेल्प कंटिन्यूसली कर रहे थे. दे वर पंपिंग एंड डूइंग ऑल दोज थिंग्स कि ये शिप डूबे ना, डूइंग ऑल कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग. उनकी वाइफ थी जो कि संभाल रही थी बच्चों को भी और अपने आप को भी. चोट नहीं दिखाना, इतना टेंशन नहीं देनी थी कि यार मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पा रही, आई नीड टू गेट ऑफ. वो भी नहीं, पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर कि वो अपना दिक्कत परेशानी भी इतनी शोकेस नहीं कर रही थी. बिकॉज इट वॉज अ सीवियर इंजरी बट शी वॉज वेरी काम एंड कंपोज कि इतनी ज़्यादा चीज़ें ना दिखाओ क्योंकि बंदा डर भी जाता है. सो एवरी अदर पर्सन हु वॉज इन दैट पर्टिकुलर बोट वो बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज था, प्रैक्टिकल था, पॉजिटिव एटीट्यूड था. वेयर एज हिज वाइफ वॉज गुड. देन उसके बच्चों की बताते हैं तो दोनों ही बहुत अच्छे थे. एक ने बहुत मतलब कार्ड बनाया वो, और दूसरा बोलने लगा कि हम अकेले, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मरने वाले हैं. और उसको पहले डाउट आया बट उसके फादर ने उसको क्लियर आउट कर दिया एंड ही सेड कि हम कोई अकेले नहीं मरने वाले हैं, अगर कुछ भी होगा वी आर ऑल टुगेदर एंड हम इस चीज़ से कम बैक करेंगे. तो उस चीज़ से भी उसको अच्छा लगा, वो सुन के भी अच्छा लगा. देन he thanked each and every person जो कि उस बोट पे था, because without them he had nothing, without them he was nothing, without them he was not able to manage anything. So this was a big part कि उन्होंने इतने ज़्यादा रोलर कोस्टर सारे झेले. एंड 25th को क्या हुआ, क्रिसमस पे उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया, 2 जनवरी को क्या हुआ, 4 जनवरी को क्या हुआ एंड 6 जनवरी को क्या हुआ. सो दीज आर फ्यू अकाउंट जो कि आपको कंसिडर करने हैं जब भी क्वेश्चन आता है कि 6 को क्या हुआ, 4th को क्या हुआ. कुछ ज़्यादा नहीं है, 25th, 2nd, 4th एंड 6th, दो दिन का गैप है. ऐसा कुछ 4 की टेबल याद, 2nd की टेबल याद कर लेना, 2, 4, 6 एंड देन 25th इज द क्रिसमस नाइट. ठीक है, एडवेंचरस है थोड़ा बहुत एंड आई होप सो समझ आया हो. इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. वी विल मेक श्योर कि सबको समझ आया हो. इफ नॉट यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल श्योरली आंसर योर फ्यू क्वेश्चन जो भी आपको होंगे. ठीक है, चलो, टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय. थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए. आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया. और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की. हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी. एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में.